Check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on Batmobile. Okay, we are live. Okay, hi guys, this is Pulkis. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. So guys, thank you so much पिछले एपिसोड सुनने के लिए and इतने प्यारे प्यारे फीडबैक देने के लिए. Thank you so much. And आपको पता है मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद क्या होता है. मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद यही होता है जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई हैं, जो मुझे सुन रही हैं, जो मुझे देख रही हैं यूट्यूब पे, चाहे वो स्पॉटिफाई पे, वो कुछ कुछ इंस्पायर कहूँ, इंस्पायर वर्ड सही नहीं रहेगा, कुछ अपनी लाइफ में एक जोश आ जाए. यस, वो एक सुपर हीरो वाला जोश आ जाए और वो कुछ करना शुरू कर दे. दिस इज द बेस्ट थिंग. मेरे को लगता है यही कहना चाहिए. ओके, सो गाइज, आज का एपिसोड क्यों स्पेशल है? आज का एपिसोड इसलिए स्पेशल है, वैसे हर एपिसोड स्पेशल होता है, बट ये कुछ ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी है वो अपने आप में ही इतनी अमेजिंग है. शी इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन इन मेनी थिंग्स. क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत कर करके एंड अचीवमेंट सामने होते हुए भी हाथ में ना लग पाना और उसके लड़ना, और उसके लिए इतना लड़ना कि सबको एक एग्जांपल सेट हो जाए कि यस आई कैन डू दिस. सो यस, आज मेरे साथ हैं, प्लीज लेट मी इंट्रोड्यूस ईरा सिंगर. ईरा सिंगर आप जानते ही हैं, एक IAS ऑफिसर हैं जो सबकी लाइफ चेंज कर रही हैं अपने काम से एंड अपने थॉट से, जो बचपन से ही चाह रही थी कुछ लाइफ में कुछ डिफरेंट करना. तो आज हम उनसे बात करेंगे, आज हम उनसे जानेंगे कि आजकल वो क्या कर रही हैं एंड आजकल वो क्या नई चीज करने की सोच रही हैं. सो प्लीज वेलकम ईरा सिंगर. हाय ईरा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू फॉर हैविंग मी. हाय. सेम हियर. सो कैसे चल रहा है आजकल आपका? हाउ इज एवरीथिंग? इट्स गोइंग. गवर्नमेंट में तो ऐसे कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है. ओके. और आज की गवर्नमेंट में कुछ हो रहा होता है. चलो, अच्छी बात है. कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए ताकि लाइफ स्मूथली चलती रहे. ओके ईरा, आपने मेरा शो देखा होगा, अगर नहीं देखा इट्स ओके, बट यस, मैं आपसे कुछ 4 या 5 सवाल पूछूंगा. 5 सवाल है बेसिकली, ज्यादा नहीं है, और आपकी लाइफ से ही जुड़े हुए हैं. सो प्लीज अलाउ मी. श्योर. ओके ईरा, मेरा पहला सवाल आपसे है, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, how was your life in these 2 years in pandemic? कैसे रहे आपके 2 साल? Because हमारे लिए तो बड़े मुश्किल थे. I know, being a government servant, आपके बहुत टाइट रहे होंगे, I guess. Actually, so I was in the initial period of pandemic, working right in the midst of everything, and हमारे साथ जो हम रूटीन चीजें करते थे उससे बिल्कुल अलग था, और हमारी इंडिविजुअल की, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी इस चीज को नए तरीके से हैंडल करने की. नॉर्मली क्या होता है ना, कोई भी चीज होती है उसके सेट प्रोसीजर, सेट पैटर्न्स हैं, क्योंकि पहले रिपीट हुआ होता है. बट ये एक ऐसी चीज थी कि एक तो नई, हर रोज नई तरीके से डेवलप हो रही थी. इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, किसी को कुछ पता नहीं था कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, ये कब जाके खत्म होगी. जब भी कोई डिजास्टर आता है तो हमें ये पता होता है जनरली क्या होता है, या तो हम डिजास्टर से पहले ही काम करके उसे अवॉइड कर लेते हैं, जैसे इवैक्यूएशंस होती हैं फ्लड केसेस में, या फिर डिजास्टर आ जाता है और उसके बाद हम रिलीफ वर्क करते हैं. तो वो डिजास्टर जो होता है ना, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है. जैसे कहीं आग अगर लगी तो आग एक बहुत लंबा पीरियड नहीं चलती है, 1-2 दिन में, 3 दिन में मैक्सिमम खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आपका रिकवरी पीरियड चालू होता है. बट इस पैंडेमिक में सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि हमारे पास कोई एंड पीरियड नहीं था. इट वाज ऑन गोइंग, वो एक डिजास्टर चलता जा रहा था. तो आपको अपने आप को डेली उस तरह से नए डिसीजंस लेने थे, हर रोज इवैल्यूएट करनी थी सिचुएशन, हर रोज सिचुएशन नई तरीके से डेवलप हो रही थी, नए पैरामीटर्स जाग रहे थे. फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, 2020 में पहली बार पैंडेमिक आया था, तब हम लोग के पास ऑक्सीजन शॉर्टेज का कोई केस नहीं था. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी दिल्ली में. हम लोग के हमारी बिगर प्रॉब्लम थी कि हम सैनिटाइजेशन करें, लोगों को पैंडेमिक
कोविड होने से बचाएं। जी बट जब सेकेंड टाइम पैंडेमिक आया 2021 के बिगनिंग में जो मैसिव वेव आई डेल्टा की, उसमें हमारी अचानक से प्रॉब्लम हो गई कि हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ गई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से तैयार नहीं था, बिकॉज दैट वाज नॉट समथिंग दैट हैपेंड अर्लियर। पहले कभी ऐसी चीज नहीं हुई थी, राइट? तो इसके लिए हम प्रिपेयर कैसे हो सकते थे? तो पैंडेमिक में सबसे बड़ी चीज जो हो रही थी इट वाज नॉट एंडिंग। किसी को पता नहीं था ये कब खत्म होगा या कितने दिन में खत्म होगा, और हर डे आपकी सिचुएशन अलग तरीके से डेवलप हो रही थी, हर डे आपको एक नई प्रॉब्लम डील करनी पड़ रही थी। And so I was initially as part of the municipal corporation doing sanitizations, घरों में चेकिंग करना, घरों को इंश्योर करना कि मैसेजिंग लोगों तक पहुंचे, खाना बांटना स्कूलों के थ्रू, हम लोग वो काम कर रहे थे। Then later when the Delta wave came, then I was part of the oxygen supply team, जो दिल्ली में ऑक्सीजन ला रही थी बाहर से। तो हमारे रोल्स चेंज होते रहे, हम लोग सब अलग अलग चीजें करते रहे, एंड it was a time where आपके घर में भी प्रॉब्लम है, बिकॉज कोई ऐसा ऑफिसर नहीं था जिसके घर में किसी की अनफॉर्चुनेट डिमाइस नहीं हुआ हो, बट वो सब छोड़ के आपको सड़क पे जाके काम करना जरूरी था, बिकॉज आप अगर नहीं जाते तो और कितने लोग चले जाते। सो हम लोग को अपनी सबकी पर्सनल ट्रेजेडीज की तरफ हमें ध्यान देने का टाइम नहीं मिला। हमें सबको कोविड हुआ है, एक एक दो तीन तीन बार भी हुआ है लोगों को, एंड उसमें भी सबने काम किया है, बिकॉज देयर वाज नो अदर वे आउट, राइट? ये तो करना ही था, एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ कंप्लेनिंग और ये मतलब आप बोल नहीं सकते हो, आप किसी को बताते भी नहीं हो कि आपको कोविड हुआ है। आप इमीडिएटली अपने बॉस को बोलते हो बस कि आई थिंक मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और बाकी आप मुझे घर से जो मैं काम कर सकता हूँ वो दे दीजिए। तो सबकी हालत ये थी, एंड एवरी सिंगल पर्सन अक्रॉस द कंट्री इन गवर्नमेंट एंड इन गवर्नेंस हैज पुल्ड देयर वेट। Hats off, because our frontline workers थे, and frontline workers को hats off, because बहुत 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 तगड़ा दिल चाहिए आगे खड़े हुए काम करने के लिए, बिकॉज आसान वो टाइम कभी मैं शायद जिंदगी में नहीं भूल। आई होप दोबारा कभी लाइफ में ऐसा ना आए। एक और चीज हो रही थी कि हमारी अपनी टीम हर रोज कम हो जाती थी। वो फ्रंट लाइन वर्कर्स की जो टीम होती थी वो हर रोज कम हो जाती थी, तो एवरी डे हमारा मैन पावर भी कम हो रहा था। जैसे जैसे केस बढ़ते थे हमारा मैन पावर भी कम होता जाता था, बिकॉज हमारे लोगों को भी कोविड होता था। तो it was a harrowing time for everybody, and I hope that never comes back, and we just as a society never have to see that again. Absolutely. So I just hope जो यहाँ पे सुन रहे हैं वो अपना ध्यान रखें, because this thing can change, because वायरस है, ये किसी का फ्रेंड नहीं है, ये दुश्मन ही है। So let's hope ये सब ठीक हो जाए। Okay, so ईरा मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सोसाइटी का इम्पैक्ट कैसा रहा आप पर? बिकॉज आपको बहुत फाइट करना पड़ा अपनी एक पहचान बनाने के लिए, एंड कैसी रही आपकी ये फीलिंग? बिकॉज मैंने आपकी स्टोरी आज मैं आपका YouTube पे एक पूरा आपका आई थिंक 10 to 12 मिनट्स का एक वीडियो था, जिसमें आप अपनी पूरी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रही थी। हालांकि मैं पूरा वो डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है, मैं बस वो एक पार्ट आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, दैट पार्ट वेयर यू वर फाइटिंग योर जॉब के लिए कोर्ट में, वो वाला पार्ट वो मैं पूछना चाहूंगा, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलूं, वो मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, बट एक स्ट्रगलिंग फेस था आपका, वो बहुत तगड़ा, जिसमें डोंट यू थिंक कि एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी ने लाइफ में कंटिन्यूअस स्ट्रगल किया होता है? बट आई थिंक आपका इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि मुझे पर्सनली, क्योंकि आपने उसको कोर्ट में जाकर, क्योंकि कोर्ट का काम आसान नहीं होता, और आपने उस चीज को लड़ा है। मैं वो आपसे थोड़ा सा आपकी वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग जानना चाहूंगा। How was that feeling? I think पहली चीज तो एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मुझे लगता है कि मुझे तो पर्सनली, एंड आई एम श्योर ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज को बचपन से आदत हो जाती है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो आपको बाकी लोगों से डबल ट्रिपल एफर्ट मारना पड़ता है।
राइट, आपको डबल ट्रिपल मारना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एजुकेशन भी चाहिए तो पहले तो आपको कोई स्कूल ही एडमिट नहीं करेगा. गलती से किसी स्कूल ने आपको एडमिट कर भी लिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सूटेबल नहीं होगा. स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके सूटेबल है भी तो भी स्कूल तक जाना कैसे होगा? आपके लिए एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है? तो वो जो बेसिक एजुकेशन बाकी बच्चों को बहुत आसानी से मिल जाती है, वो लेने के लिए ही एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है. प्लस साथ में आपका कंटिन्यूअस मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको स्कूल के साथ साथ अपने वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स को भी देखते रहना पड़ेगा. एंड आई थिंक फॉर केसेस लाइक माइन एटलीस्ट एक कंटिन्यूअस आपको मेडिकल ट्रीटमेंट आपका कुछ ना कुछ बचपन में चल रहा होता है. राइट, तो एक आदत तो आपको पड़ जाती है. दूसरा चीज, एज अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी और एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको कॉन्स्टेंटली दुनिया रिजेक्ट करती है. हर प्लेटफॉर्म पे आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो आपको आदत है रिजेक्शन है कि लोग आपको देख के ही रिजेक्ट करते हैं. तो शायद जब ये सिविल सर्विसेज वाला भी हुआ तब एक तरफ से तो मुझे आदत थी रिजेक्शन की, और एक तरफ से मुझे पता था कि दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करती ही है, कोई बात नहीं, दोबारा प्रूव करना ही पड़ेगा. बट हाँ, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी. बिकॉज गवर्नमेंट के केस में आप ये सोचते हो कि गवर्नमेंट के पास तो मैंडेट है. गवर्नमेंट में आर्टिकल 16 में लिखा है कि सब इक्वल हैं. आर्टिकल 14 इक्वल एम्प्लॉयमेंट, सब सारे कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि एज अ इंडिविजुअल इन इंडिया आपके पास राइट टू इक्वालिटी है. आपके पास राइट है कि आपको इक्वल एम्प्लॉयमेंट मिले, इक्वालिटी का आपको स्टेटस मिले. राइट, एब्सोल्युटली. बट मेरे साथ ये चीज प्राइवेट सेक्टर में नहीं हुई, मेरे साथ ये चीज गवर्नमेंट सेक्टर में, जहाँ पे मैंडेट था कि वो मुझे इक्वल की तरह ट्रीट करें. सो दैट इज वेयर द स्ट्रेंज पार्ट केम इन कि यहाँ कैसे ये लोग ऐसे कर रहे हैं. बट हाँ, वो क्योंकि आपको बचपन से आदत है कि भाई एक्स्ट्रा एफर्ट मारना ही पड़ेगा, रिजेक्शन होता ही रहता है, तो आपको पता है कि भाई नेक्स्ट स्टेप सिर्फ यही है कि उसको लड़ लो, या उसके अगेंस्ट जो आपको आर्गुमेंट है, अगर वो गलत है तो उनको गलत बताओ कि वो गलत है. एंड दैट इज व्हाट द जर्नी वाज, दैट इज व्हाट इट वाज. एंड मेरे लिए इट वाज मोर अबाउट डूइंग इट टू मेक श्योर दिस डिडंट हैपन टू अदर कैंडिडेट्स. बिकॉज मैं पर्सनली जब मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा था तो आई वाज लुकिंग टू गेट इनटू आईएएस और आईएफएस, और मुझे उस केस के बाद भी वो दोनों चीजें नहीं मिलने वाली थी. बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास एटलीस्ट वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है आज की डेट में जिसमें मैं ये कर सकती हूँ कि मैं वहां जाके कोर्ट जा सकती हूँ. मोस्टली जो लोग हमारे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके डिसेबिलिटी कैटेगरी में स्पेशली जो आते हैं, वो लोग इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो जाके वो फाइट कर सकें. तो फॉर मी दिस वाज अबाउट मेकिंग इट स्मूदर फॉर एवरीबॉडी एल्स, कि बाकी लोग शायद अंदर इससे ज्यादा आसानी से फंस पाए. क्योंकि मुझे पता भी ऐसे चला था कि मेरे को रिजेक्ट किया गया है बिकॉज और कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट किया गया, और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया है, तुमको पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है. तो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट. एंड आई थिंक आपके पास और ऑप्शन क्या है लड़ने के अलावा? है ही नहीं. लाइफ में आपको कोई और ऑप्शन दिया नहीं है ना. आप क्या करेंगे? आप चुप होके अगर साइड में बैठ जाएंगे तो फिर तो आप पहले ही दुनिया आपको रिजेक्ट कर रही है, पहले ही दुनिया आपको हर चीज में साइड कर रही है, आप बार बार साइड ही रहेंगे और फिर आप लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे. एंड आपकी डिसेबिलिटी आपका जीवन बन के रह जाएगी. अगर आपको अपनी डिसेबिलिटी से बाहर अपनी एबिलिटी को अपना जीवन बनाना है तो कहीं पे आपको वो फाइट तो करनी ही पड़ेगी. आई थिंक आपके केस की तरह मेरा वन ऑफ द कजन ऑफ माइन हु इज आल्सो पर्सन विद डिसेबिलिटी, फादर एक्सपायर हो गए थे उनके. तो गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट पोस्ट से कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए तो गवर्नमेंट का होता है कि फैमिली मेंबर को तो एज अ सन उनको मिला. बट ही वाज क्वाइट एजुकेटेड, और एजुकेटेड पर्सन को एक पियून की नौकरी दी जा रही थी. I don't completely disagree with that. Actually, मैं एक बात बताऊं जी, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी पे आपको जॉब नहीं मिला है ना. वही ना, है ना, आपकी कैपेबिलिटी पे आपको जॉब नहीं मिला है. अगर आपको बेटर जॉब चाहिए था तो you need to then appear for exams. Exactly.
है ना, जो हमने किया, बट वो सिंपैथी हो गई एक तरह। एग्जैक्टली आपको सिंपैथी में जॉब मिला था ना, आपको आपकी कैपेबिलिटी पे और मेरिट पे जॉब नहीं मिला था। मेरिट तो आपके पापा का काउंट हो रहा था ना, आपका नहीं हो रहा था, है ना। तो उसमें तो हमने, देखिए मेरा बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, गिव मी व्हाट आई डिजर्व, डोंट गिव मी एनीथिंग आउट ऑफ टर्न। बिल्कुल। एंड एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मैं ये मानती हूँ, जिस दिन तक हम ये चैरिटी मांगते एक्सेप्ट करते रहेंगे ना लोगों से, या सोचेंगे जस्ट बिकॉज भगवान ने मेरे को ऐसा बनाया या मेरे साथ ये अन्याय किया और इसे हम अन्याय मानते हैं बिकॉज दुनिया ने हमें सिखाया है कि कुछ गलत है डिसेबल्ड होना और ये अन्याय है तुम्हारे साथ, तो जिस दिन तक हम ये चैरिटी की तरह लेते रहेंगे कि हाँ ठीक है मेरे साथ ये अन्याय हुआ तो अब तो मुझे ये एक्स्ट्रा दे दो जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, उस दिन तक ना हम एक लेवल हम कभी भी इक्वल नहीं ट्रीट हो पाएंगे। इक्वल ट्रीट होने के लिए ना हमें इक्वल ट्रीटमेंट भी सहना पड़े। इक्वालिटी बहुत जरूरी है, बट अगेन हर एक हम बोलते रहते हैं इक्वालिटी, बट प्रॉब्लम ये है ना कि हर इंसान वैसा नहीं सोच सकता जो हम सोचते हैं। जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है वो सोच सकते, उनको बस अपना वो फायदा दिख रहा होता है, ठीक है हो गया, बट आप शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान कर लेते हैं। वो तो है, वो तो कर रहे हैं लोग, अपना भी कर रहे हैं और दूसरों की भी लाइफ ऑन स्टेक रख रहे हैं इस चीज से। आई जस्ट होप कि लोग सोच रहे हैं एंड God gives them some brain all I can say. Okay, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होती, आई थिंक आप ये वैसे इमेजिन नहीं कर सकती, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होती तो आप क्या होती? इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं जोड़ रहा हूँ जो मेरा शायद अपना पर्सनल क्वेश्चन है। आई थिंक जो मैं देखता हूँ हाउ यू सी डिसेबिलिटी सेक्टर का फ्यूचर, हाउ यू सी दैट? मुझे ऐसा लगता है a good beginning has happened. लोगों को ये recognition start हो गया है कि disability does not mean कि आप में कोई ability नहीं है। Disability means कि एक चीज आप नहीं कर सकते, but there are other things that you can do. So वो recognition आज की डेट में start हो गया है, and people with disabilities have gone on to prove themselves equal to others in a lot of fields. तो that space is being given. Of course, जो सबसे बड़ा बॉटलनेक आज भी है वो पेरेंट्स की सोच है। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे की डिसेबिलिटी को इतना बड़ा बना देते हैं कि उसकी सारी एबिलिटीज ओवरशैडो हो जाती हैं। सो बिगर प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग और पेरेंट्स को एक वो मेंटल सपोर्ट सिस्टम देना है जिससे वो अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव सोच पाए। बट एक सोसाइटी में चेंज जरूर शुरू हो गया है, एंड अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये हो रहा है कि डिसेबल्ड लोगों को इंडिविजुअली अपने लिए थोड़ा खड़ा होना पड़ता है। आई वॉज वेरी वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, एंड मैं जितने भी डिसेबल्ड लोगों को जानती हूँ जिन्होंने लाइफ में कुछ भी किया है उसमें उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। बट देयर आर स्पेसिफिक पीपल जिनके पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने भी एक अपने जो जहां वो जा सकते थे अपने पेरेंट्स के एटीट्यूड और पेरेंट्स के सपोर्ट से, वो उससे ऊपर तो आ गए हैं। एक पॉजिटिव चेंज अगर हम सोचें तो कॉर्पोरेट में शुरू में जब इंक्लूजन स्टार्ट हुआ था तब ना वो टोकन जॉब्स थे, वो चैरिटी वाले जॉब्स होते हैं ना दिखाने के, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, बस दिखाने के लिए कि हमारे पास एक बंदा विद डिसेबिलिटी है, वैसे जॉब्स थे। वो कुछ रेशो होती है जिसमें दे जस्ट नहीं रेशो भी नहीं। ओके अभी तो वो भी नहीं है, देयर इज नो मैंडेट। आप सिर्फ दिखाने के लिए कि हम भी इंक्लूसिव हैं, हमने एक दो लोगों को डाल दिया, उनसे हम कुछ काम नहीं ले रहे हैं। उनसे हम कुछ काम नहीं ले रहे हैं या उन्हें मीनियल जॉब्स पे रख दिया, रिसेप्शन पे और किचन में और इस टाइप के जॉब्स में। आज एटलीस्ट वो चेंज हो रहा है, पीपल विद डिसेबिलिटीज को प्रॉपर कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्टिव जॉब्स भी दिए जा रहे हैं, एंड आई होप दैट इज द ट्रेंड दैट कंटिन्यूज कि आपकी डिसेबिलिटी नहीं दिखे लोगों को, आपकी एबिलिटी दिखे। एंड उसके लिए दो तीन चीजें जो होनी है वो एक कि हम इंक्लूसिव क्लासरूम्स करें। अगर हम सब साथ में सेम बच्चे के साथ पढ़े होंगे ना तो हमें वो बच्चा अलग नहीं लगेगा, हमें उसकी डिसेबिलिटी नहीं दिखेगी, वो जस्ट हमारा एक क्लासमेट होगा।
मेरे क्लासमेट्स के जिनके भी मैं साथ बचपन से पढ़ी हूँ, आई कैन गारंटी यू कि उन्होंने एक दिन भी नहीं सोचा कि मेरी कोई डिसेबिलिटी है। इनफैक्ट उन्हें तो सरप्राइज हुआ होगा ये सोच के कि अच्छा तुम फर्स्ट पर्सन डिसेबिलिटी हो जो सिविल सर्विसेज क्रैक की हो, क्योंकि उनके दिमाग में कभी वो डिफरेंस नहीं रहा मेरे लिए। यू नो आई वाज जस्ट द शॉर्टेस्ट वन अमंग्स देम उनके हिसाब से, बट वो मुझे उसी लेवल पे ट्रीट किया जाता था क्योंकि मेरी एबिलिटीज वाज व्हाट स्कूल में शोकेस होती थी। डिसेबिलिटी वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ मी, यू नो, एंड दैट्स वेयर इंक्लूसिव क्लासरूम्स बिकम इंपॉर्टेंट, बिकॉज दुनिया भी को फिर आपकी डिसेबिलिटी दिखानी छोड़ देती है। अगर आप अलग स्कूल में पढ़ते हैं, अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आप अलग ही हो जाते हैं। बिल्कुल। So, you know, for actual assimilation and actual removal of this stigma of disability and removal of this mindset, जरूरी है कि हम सब सेम क्लासरूम में पढ़ें। अभी भी यू नो आप कभी देखिएगा कि जो बच्चे एक व्हीलचेयर वाले बच्चे के साथ स्कूल क्लास में पढ़े होते हैं, उनको पता है कि बाकी व्हीलचेयर वाले लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, बट बाकी लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, एंड दे जस्ट यू नो, अगर आप अचानक से अडल्टहुड में किसी डिसेबल्ड इंसान के साथ होंगे तो आप बहुत अजीब से बिहेव करते हैं, रादर देन अगर आप चाइल्डहुड से साथ में। They just stare at you, बहुत बुरी तरह देखते हैं। Exactly, and they point at you and they joke, and you know, बगल वाले को point करके नज करके दिखाते हैं कि देख देख उसको देख, you know, इस टाइप की हरकतें करते हैं। एंड उसके बट अगर आप बचपन से ऐसे इंसान के साथ पढ़िए तो आपको वो नोटिस नहीं होगा, आपको लगेगा हाँ ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। दूसरा, जो कॉर्पोरेट्स में यू नो वो एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, मैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में अभी सभी के लिए बहुत कमजोर सेक्टर है, बट एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात, इट इज राइजिंग, आई वुड से इतना जल्दी नहीं, तो अभी कमजोर है। अभी तो यू नो नॉन डिसेबल्ड बच्चों को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप करने में थोड़ा मना करते हैं, तो हाँ एग्जैक्टली राइट। बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट का जो ये ट्रेंड है जिसमें एक्चुअल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, सो दैट विल अगेन चेंज द सिनेरियो कंप्लीटली। सो मुझे लगता है डिसेबिलिटी सेक्टर का फ्यूचर इन दो चीजों से बहुत चेंज होगा, और इंक्लूसिव क्लासरूम्स एंड इंक्लूसिव वर्क स्पेसेस। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। ओके, हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दिया कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट आप ना होते तो आप क्या होते? लाइक कुछ मैं कॉर्पोरेट करियर में जिसमें मैं थी मैं वही होती, because I absolutely loved my job, बहुत इंटरेस्टिंग था, and on a personal level भी काफी अच्छी लाइफ रहती है आपकी। आप कैडबरी में थी, I guess। बट मैं वैसे बोल रही हूँ कि maybe not the same company, but you know corporate sector definitely। मतलब कुछ ऐसा होता कि जिसमें आप यही सेम चीज कर रही होती, लोगों की लाइफ चेंज करना, मतलब कुछ ना कुछ वे होता। नहीं, मैं एनजीओ तो नहीं ज्वाइन करती। NGO नहीं, is you like from your own like so when I was in corporate तभी मैं अपने weekends पे किसी organizations के साथ जाके you know contribute करती थी, प्लस मेरी सैलरी का मैं एक बहुत बड़ा हिस्सा you know donate करती थी, तो I would possibly be doing that, but because मुझे उस काम में corporate के काम में मजा आता था तो I would have stuck to that। nice, चलो ये भी सही, बहुत सही है। Okay, what one thing that you really want to change in society? वो एक चीज जो आपको हमेशा से खटकी और अभी भी खटक रही है, जो चेंज करना चाहिए। एक चीज बड़ी मुश्किल है, बहुत सारी करनी। I think there are numbers, you know, there's top priority। नहीं, I think ऐसा मैं प्रायोरिटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जिस चीज का मौका मिलता है मैं उस चीज को करने की कोशिश करती हूँ। प्रायोरिटी बनाओगे तो आपकी जो मौके सामने आए हैं वो हट जाएंगे। एंड मेरे जॉब का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि हर चीज का हमें मौका मिलता रहता है। फॉर नाउ आई थिंक अगर हम सोशल लेवल से सोचें तो पॉसिबली द वे लड़कियों को सोसाइटी में बड़ा किया जाता है और लड़कियों के लिए जो एक्सपेक्टेशंस एंड बाउंड्रीज सेट हैं, एंड उससे भी बड़ा लड़कों को जिस एटीट्यूड से पाला जाता है, शायद मैं वो जरूर चेंज करना चाहूँ। हमारे देश में लड़कों को एक बहुत गलत तरीके से पाला जाता है, उनको बचपन से कन्विंस कर दिया जाता है कि तुम लड़का पैदा हुए हो और ये तुम्हारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जबकि इसमें तुमने कुछ नहीं किया है, बट ये तुम्हारा अचीवमेंट हो जाता है कि तुम लड़का पैदा हुए हो, तो तुमने आधी बैटल तो ऐसे ही जीत ली है, एंड देन दैट मीन्स दैट द वर्ल्ड इज नाउ एट योर फीट। एंड लड़कियों को हम वो मौके ही नहीं देते हैं। आज भी आधी से ज्यादा लड़कियों की लड़ाई ये है कि उनके पेरेंट्स उन्हें एक चांस तो दें उनके लाइफ में कुछ करने का, उन्हें एक चांस तो दें कि वो भी अपने पेरेंट्स को यू नो प्राउड कर सके। सो
I think that, and especially for girls with disability. वो एक सेगमेंट है. फ्रीडम से ज्यादा ना, आई थिंक फ्रीडम भी नहीं चाहिए. पता है चाहिए क्या? पेरेंट्स को अपनी बच्चे से कोई उम्मीद, पेरेंट्स को अपनी लड़की के लिए कोई प्लान और कोई होप रखना कि मेरी बेटी भी दुनिया में कुछ कर सकती है. आज वो ही नहीं. अमीर फैमिली भी अपनी बेटी से ना सिर्फ उसे एक बच्चा अगले जनरेशन को पैदा करने का टूल मानती है. वो उस लड़की से कोई और उम्मीद नहीं रखती है. एंड दैट इज वेयर माय प्रॉब्लम इज कि आप अपनी बेटी से कोई, आपके हिसाब से वो किसी लायक ही नहीं है सिवाय एक और बच्चा पैदा करके यू नो पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए. So I think they are treating girls like a baby making machine, जो नहीं है. Exactly. आप बेटी के लिए कोई होप नहीं रखते हैं, बेटी के लिए कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, कोई प्लान नहीं रखते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं. जो चेंज करने की बहुत जरूरत है, और वो चेंज में भी शायद हम में से लोगों में से आए, तो वो चीज बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. ओके, सो ईरा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, who you think that you follow the most and aspire to be? वैसे आप बन चुके हैं अभी तक, आप, मेरे को नहीं लगता आप इससे किसी को आप रोल मॉडल अभी देखते होंगे, बट आप बन चुके जो आप बनना चाह रहे थे. बट स्टिल कुछ ऐसा है जो आपको लगता था कि मैं समथिंग लाइक दैट, मैं ऐसा बनना चाहूंगी, या मैं ऐसे ऐसा कुछ. और इसके साथ एक और क्वेश्चन है, एनी मैसेज टू द सोसाइटी. बस आई थिंक मैंने कभी अपने आप को ना किसी और से कंपेयर नहीं किया, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं उसके जैसा बनना चाहूंगी. मुझे बहुत अर्ली ये रिकॉग्निशन थी कि आई एम मेरे टैलेंट्स और मेरी एबिलिटीज और मेरी कैपेबिलिटीज और मेरी बाउंड्रीज किसी और की नहीं है. तो शायद मैंने कभी किसी और को ऐसे नहीं रखा कि मुझे उसके जैसा बनना है. मैं हर इंसान से कुछ सीखती जरूर हूँ. एवरी पर्सन दैट आई मीट, मुझे लगता है कि मैं उनमें कोई अच्छा चीज देख के उनके जैसा बनने की इन दैट सेंस सोचती हूँ कि हाउ डू आई इम्बाइब दैट क्वालिटी ऑफ दैट्स. फॉर एग्जांपल, मैं आज ही सोच रही थी कि people who set up their own organizations and people who go out and do those things, वो कितना इंस्पायरिंग इन दैट सेंस है कि हम छोटे से लेवल से हमने, चाहे बहुत बड़ी 1000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, बट 50 लोगों की भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी, मैंने 50 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दिया उस तरह से. वो भी कितनी बड़ी चीज है. तो मैं एक छोटे से बच्चे से भी सीखती हूँ कि वो कितना जल्दी उसने कुछ स्किल पिकअप किया, या क्या उसने अपना टैलेंट निकाला. जैसे मेरी छोटी सी नीस है, वो 3 इयर्स की है, पर वो जो भी चॉकलेट भी खाएगी तो पहले वो चॉकलेट को खोल के कचरा डस्टबिन में ढूंढ के फेंक के आती है और फिर खाती है. एंड वो खाने के लिए भी नीचे कुछ रखती है अपने, और उसके ऊपर वो चॉकलेट रख के खाती है. सो एक छोटा सा बच्चा भी आपको एक चीज सिखा सकता है कि वो उसने इम्बाइब कर लिया है तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है. और एक 90 ईयर ओल्ड भी आपको कुछ सिखा सकता है. तो मैं अपनी लाइफ में सबसे सीखने की कोशिश करती हूँ जो भी मुझे मिलता है. और इसलिए मैं किसी एक जने को इंस्पिरेशन नहीं मानती, और मैं सबसे कहती हूँ कि कभी एक जने को अपना इंस्पिरेशन नहीं बनाओ, सबसे सीखो जो भी आसपास है, बिकॉज सबके पास कुछ है सिखाने के लिए. एंड कोई और जो है ना, तुम वो नहीं हो, तो तुम किसी एक को इंस्पिरेशन बनाओगे तो तुम उसके टैलेंट्स के जैसे तुम्हारे टैलेंट्स नहीं है, उसकी बाउंड्रीज तुम्हारी बाउंड्रीज नहीं है, उसका एक्सपीरियंस तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, उसका इंटरेस्ट तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम एग्जैक्टली उसके जैसे बन नहीं सकते. बेटर ये है कि अपना बेस्ट बनो और अपना यूनिक, जो तुम में यूनिकनेस है, उसको आगे निकालो. एंड दैट्स माय मैसेज टू एवरीबडी. Learn from everybody that you meet, admire people, get inspired by people, but don't try to become like someone. Become the best you, rather than try to follow someone else and become something that they are good at. So that means be unique. That's it. Be unique is the only mantra where you can stand in society, और आप लोगों को अपने आप मैसेज दे सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं. Okay, so Ila, thank you so much. कैसा लगा आपको? कुछ मेरे लिए कुछ feedback? How was it? How you felt? It was great talking to you. Thank you for having me. Okay, thank you so much Ila once again. So guys, ये था मेरा आज का शो. आपको कैसा लगा?
मुझे जरूर बताना एंड प्लीज अगर आपको कुछ फीडबैक हो डू लेट मी नो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज. यू कैन फॉलो ईरा आल्सो, ईरा सिंगर, उनका इंस्टाग्राम पेज है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं. आप उनसे डायरेक्ट टच में आ सकते हैं अगर आपको कुछ भी उनकी लाइफ के बारे में या उनकी जैसे उनकी जो स्ट्रगल रही हैं आईएएस के लेकर, आप उनसे पूछ सकते हैं कि शी इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू. एंड एनीथिंग एल्स आई थिंक आई एम डन टुडे. तो क्या करना है, ध्यान रखना है एंड दुआ में हंसना है. बाय, प्लीज टेक केयर.